अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। मेरे पिछले लेक्चर्स पे आप सब लोगों का रिस्पांस देख के बहुत खुशी हुई। उम्मीद है आइंदा भी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। उसकी हमने कंडीशंस को स्टडी किया था कि मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन क्या है और मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस बारे में है? अगेन हम फ्लक्स ही फाइंड आउट करेंगे मगर एक क्लोज सरफेस के लिए और जिसमें एक सिंगल चार्ज मौजूद होगा। तो टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। यानी कि हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसकी मदद से हम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्या फाइंड आउट कर सके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सके। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्लोज सरफेस की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब उसकी शेप के बारे में नहीं है, तो हम लेट करेंगे अपनी तरफ से कि हम सरफेस जो ले रहे हैं वो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ सफियर। ठीक है, एंड पे मैं बताऊंगा कि सफियर ही क्यों ली हमने। ठीक है, लेट वी हैव अ क्लोज सरफेस इन फॉर्म ऑफ सफियर। ठीक है, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और उसके सेंटर में क्या मौजूद है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सफियर को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको फुटबॉल की। जिस तरह फुटबॉल होता है हमारे पास, वो एक क्या है, सफियर है। जो ज़मीन है हमारे पास वो नियरली एक सफियर बॉडी है। ठीक है, अच्छा अब वो फुटबॉल को ही आप इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि फुटबॉल है हमारे पास, हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स, और जो चार्ज मौजूद है वो उसके सेंटर पे है। ठीक, हम फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला पढ़ा हमने डॉट प्रोडक्ट वाला, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें फ्लक्स देता है। इस फॉर्मूले की बेटा थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जो फर्स्ट ईयर में भी हम स्टडी कर चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ई डॉट ए या जनरली कोई भी डॉट प्रोडक्ट का, ये तब एप्लीकेबल होता है जब सरफेस क्या हो हमारे पास, फ्लैट। सरफेस क्या हो, फ्लैट हो। मगर अब हम क्लियर देख सकते हैं कि हमारे पास सरफेस किस फॉर्म में है, सफियर की फॉर्म में, यानी कि कर्व्ड आ रही है हमारे पास, फ्लैट सरफेस नहीं है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी मुकम्मल जो हमारी सरफेस बॉडी है, मुकम्मल उसके आउटर बॉडी, उसके स्मॉल क्या कर लेंगे, छोटे छोटे पैचेस कर लेंगे। ठीक है, उसके लेट्स सपोज एन मैंने पीसीस कर लिए। अब अगेन हम लेट उनका एक साइज इतना छोटा रखेंगे कि वो सरफेस जो है वो कर्व्ड है, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, एक छोटा सा पीस उसका फ्लैट हो जाए। फिर उस फ्लैट पीस पे हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। इस तरह हम सब के लिए अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और बाद में उसको क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं, ये फॉर्मूला फ्लैट सरफेस पे एप्लीकेबल है और हमारे पास जो सरफेस अवेलेबल है वो क्या है, सफियर की फॉर्म में, यानी कि कर्व्ड है। तो उसको हम फ्लैट बनाने के लिए क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ पीसीस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उसका साइज छोटा रखेंगे ताकि जो हमारे पास कर्व्ड उसकी शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑलमोस्ट क्या हो जाए, फ्लैट, और उस पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो। फिर हर एक पे बारी बारी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हर पीस पे 1 2 3 लेट्स सपोज n, और फिर सबको क्या कर लेंगे, एंड पे सम कर लेंगे। तो जो हमारे पास एक उसका क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा सफियर के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं वो थ्योरी तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं वैसे बता देता हूँ। मेरे पास जो भी सरफेस थी मैंने उसके छोटे छोटे क्या कर लिए, लेट्स सपोज n पीसेस कर लिए, उसको स्मॉल, उसका एरिया, हर जो सरफेस है उसका एरिया क्या लिया हमने, स्मॉल लिया, ताकि जो उसकी कर्वनेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लैटनेस में, यानी कि जो कर्व सरफेस है वो ऑलमोस्ट क्या बन जाए, फ्लैट, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सके। उसके लिए आप इमेजिन कर लें अगेन वो फुटबॉल। आपने अक्सर फुटबॉल तो डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ देखे होंगे, मगर जो क्लासिकल हम शुरू से छोटे होते देखते आ रहे हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते थे, फुटबॉल के पीसीज होते थे। ठीक है, अच्छा अब आप वही लेट कर लें कि लेट्स सपोज वो n नंबर ऑफ पीसीज है, हम हर एक छोटे छोटे पीस के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई करें। बेटा शुरू करते हैं हम, लेट्स सपोज फॉर फर्स्ट पैच या फर्स्ट पीस, आप कुछ भी कह सकते हो इसको,
φ1 का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, E डॉट ए। अब यहाँ पर E1 और A1 ले लेते हैं, E1 और A1। जब डॉट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 A1 cos ऑफ थीटा 1। सिमिलरली E2 डॉट A2 या E2 A2 cos ऑफ थीटा 2। यही काम आपने हर एक में करना है। तो जो फाई n होगा आपके पास, लेट्स सपोज वो क्या आ जाएगा, ई एन डॉट ए एन या फिर ई एन ए एन कॉज ऑफ थीटा एन। यानी कि जो मेरे पास फ्लैट सरफेस का फॉर्मूला था, मैंने अपनी सफियर को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके वो बारी बारी हर एक पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब सबको सम अप करेंगे। तो जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, सबका सम फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस सो ऑन फाई एन। सबकी वैल्यूज पुट कर लें, मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, E1 A1 cos थीटा 1, E2 A2 cos थीटा 2, so on En An cos थीटा, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बता दूं, आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे A1 A2 इसी तरह नहीं लिखा, साथ डेल्टा का मतलब आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। तो डेल्टा वहाँ पर स्मॉल के लिए है, ठीक है, वो मैं मिस्टेक कर गया हूँ, भूल गया हूँ, मगर उससे कोई एंड पे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जब थ्योरी लिखोगे तो मेंशन कर देना है कि हम उसका एरिया क्या ले लेंगे, वेरी स्मॉल ले लेंगे, ठीक है, हर पैच का। अच्छा बेटा अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं एक तो, ठीक है। लेट करते हैं हम सबसे पहले, ये मेरे पास है E1, ये जो है ये मैंने क्या लिया, A1 ले लिया। इसी तरह यहाँ पे एक पैच ले लेता हूँ, उसका ये आ जाएगा A2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक पैच मैंने ले लिया, उसको नाम दे दिया A3 का, जो उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये एरिया वेक्टर बाहर क्यों ड्रॉ किए या आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड होता है, ठीक है। यानी कि अगर इस बोर्ड में एरिया वेक्टर लेना हो तो वो इस तरह बाहर की तरफ होगा। तो अब जो भी फुटबॉल है उसका अगर फॉर एग्जांपल इस साइड का ले रहे हैं तो आउटवर्ड, इस साइड पे ले रहे हैं तो वो भी आउटवर्ड। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम इंटेंसिटी की, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, आउटवर्ड, जाहिर बात है। यानी कि यहाँ पर E1 आ जाएगी, यहाँ पे E2, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगी E3, सो ऑन जितने भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें आप देखें सबसे पहले दोनों क्या हैं, आउटवर्ड, यानी कि पैरेलल, तो एंगल 0। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0। अगेन यहाँ पे दोनों आउटवर्ड है, थीटा 0। सिमिलरली यहाँ भी थीटा 0। तो जितने भी पैचेस लोगे आप, सब के लिए एंगल क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एंगल 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 सो ऑन cos थीटा n, सब की जगह पे जब cos 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या देता है हमें, मैक्सिमम आंसर 1। तो इन सब की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1। ये हो गया एंगल की बात। अब आते हैं इंटेंसिटी पे। चार्ज हमने कहाँ प्लेस किया था बेटा, सेंटर पे, और हमें पता है सेंटर से रेडियस या सेंटर से आउटर जो सरफेस है उसका फासला क्या होता है, बराबर, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट की बात करूँ R1 होगा, ठीक है। इसकी बात करूँ ये R2, ये इसकी बात करूँ तो R3। रेडियस तो बेटा सेम होगा ना हर पैच के लिए, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ही किस चीज़ पे करती है, ई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो E है वो R पे डिपेंड करता है ओनली। अगर आप ये कांस्टेंट है और Q भी अगर आपके पास एक फिक्स वैल्यू है तो यहाँ पे R सब के लिए क्या है बेटा, सेम है। तो जो E1 की वैल्यू है वही E2 की है, वही E3 की है। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। वैसे अगर आसान लफ्ज़ों में बताना हो, इंटेंसिटी को आप कह सकते हो शिद्दत,
ठीक है। जब आपने चार्ज ही सेंटर में रखा है और आउटर बॉडी का फासला तमाम मतलब जो हमारे पास सरफेस है उसका सेंटर से फासला क्या है, बराबर, तो जो फील्ड लाइंस हैं उनकी शिद्दत हर पॉइंट पे क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। अगर वो सेंटर पे ना होता, एक साइड पे होता, तो जिसके करीब होता वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होनी थी क्योंकि आर कम होना था उसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वैसे भी करीब होता तो शिद्दत ज़्यादा होनी थी, और जिससे दूर होता तो वहाँ शिद्दत क्या होनी थी, उसकी कमी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। अब सेंटर पे है तो सब के लिए E1 E2 E3 सब की वैल्यूज़ क्या होंगी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगी। क्लियर होगी बात। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी मैं पुट कर रहा हूँ, as E1 is equal to E2 is equal to E3 so on, En सब की जगह पे क्या पुट कर देना है आपने, E, ये पहली बात। और दूसरी बात cos θ1 cos θ2 so on cos θ n, ये सब cos 0 के बराबर है जो कि 1 होता है। तो ये दो वैल्यूज आपने पुट कर देनी है, ये वाली, यानी कि तमाम की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है E, और इधर तमाम cos θ की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है 1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही थी काफ़ी बड़ी, वो छोटी हो जाएगी, उसमें क्या रह जाएगा, इसको यहाँ पे रीराइट करें अगर, तो फाई E क्या आ जाएगा, E A1 cos की वैल्यू ख़त्म, E A2 so on E A n। E सब में से क्या लिया जा सकता है बेटा, कॉमन, बाकी क्या आ गया, A1 A2 so on AN। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें जो ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले पैच का एरिया, दूसरे पैच का एरिया, तीसरे पैच का एरिया, सबको जब ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि जो फुटबॉल था उसके लेट्स सपोज 10 अगर पैचेस थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, जब 10 का एरिया जमा करोगे तो टोटल फुटबॉल का आप एरिया कहोगे उसको। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा, दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी है। वो क्या आ जाएंगे आपके पास, E की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और जो आपके पास एरिया ऑफ स्फीयर है वो क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है। 4 पाई से बेटा 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, फाई E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये किसके लिए था, फ्लैट सरफेस के लिए होगी। ठीक है। ये भी फ्लैक्स का फॉर्मूला था, मगर उसके लिए कंडीशन थी, एक लिमिट थी कि सरफेस क्या होनी चाहिए, फ्लैट। अब हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए है, क्लोज्ड बॉडी के लिए। ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने अपनी मर्जी से क्लोज बॉडी ली थी, वो कौन सी थी, स्फीयर। उसने तो हमें नहीं मेंशन किया था कि ये स्फीयर होगी। क्लियर है, समझ गया ना बात। अब मैंने स्फीयर ही क्यों ली, या स्फीयर लेने से क्या हमें मतलब जो फायदा है वो क्या होगा, वो कैसे देखें। अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो बॉडी है वो एक इस तरह, मतलब क्योंकि 2 डायमेंशनल यहाँ पे डायग्राम बना रही है, तो आप समझ लें कि रूम है जिस तरह रेक्टेंगल है, या हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है। या कोई भी हमारे पास इरेगुलर शेप है, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब होगा क्या, अब आप इमेजिन करें अपना रूम जहाँ पे बैठे हैं, उसके अंदर आप एक गोल बड़ा सारा बलून ला सकते हैं, उसके सेंटर में लेट्स सपोज। अब जो रूम का फ्लक्स होगा वो पहले आपके बलून में से गुजरेगा, अगर आपका जो चार्ज है वो बलून के अंदर मौजूद है। बात समझ आ रही है। यानी कि जो बलून आप लेके आए हो कमरे के सेंटर में, और चार्ज है उसके सेंटर में, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस बलून में से गुजरेंगी, फिर ही कमरे में से गुजरेंगी। तो अगर आप उस बलून का मालूम कर लो तो कमरे का मालूम करना आसान हो जाएगा। इसी तरह यानी कि यहाँ पे अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में क्या बना सकते हो, एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर। इसी तरह यहाँ भी एक स्फीयर ड्रॉ की जा सकती है, अगेन यहाँ भी ड्रॉ की जा सकती है। तो जब हम स्फीयर उसके अंदर ड्रॉ करेंगे तो फ्लक्स पहले उस स्फीयर में से निकलेगा, फिर आपकी वो जो भी बॉडी होगी क्लोज्ड उसमें से निकल रहा होगा। तो जो फ्लक्स बाहर वाली बॉडी का वो एक्चुअली में स्फीयर वाला ही फ्लक्स है। तो स्फीयर के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है। तो अब इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट,
ये किसी भी सरफेस पे एप्लीकेबल है, ठीक है, मगर कंडीशन ये है कि सरफेस शुड बी क्लोज्ड। समझ आ रही है बात? यानी कि अगर कोई भी क्लोज हमारे पास सरफेस है, कोई भी क्लोज बॉडी है, तो उसका हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, सिंपली Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अब फॉर्मूले से क्या बात क्लियर हो रही है हमें कि नंबर 1 जो आपका फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज पे। अभी तो हमारे पास सिंगल चार्ज है, तो यानी कि चार्ज की जो वैल्यू होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, फ्लक्स। ऑब्वियसली चार्ज थोड़ा है तो फील्ड लाइंस थोड़ी होंगी, फील्ड की वैल्यू थोड़ी होगी। चार्ज आपका स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है, तो फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर 2 वो डिपेंड करता है आपके चार्ज जो आपकी बॉडी है, क्लोज बॉडी, उसकी नेचर पे या उसके आप कह लेंगे मटीरियल पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि वो अगर कंडक्टर है तो उसके लिए हो सकता है वैल्यू उसकी ज़्यादा हो, जबकि इंसुलेटर के लिए वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा, इफेक्ट कर रहा होगा उसकी वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको रिपीट आउट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है, बहुत आसान है। हमने बेटा फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड बॉडी के लिए जिसमें एक चार्ज मौजूद है, ठीक है। हम लेट करते हैं अपनी सहूलत के लिए कि हम जो सरफेस ले रहे हैं वो सफ़ियर की फॉर्म में, एक मतलब बलून या एक फुटबॉल की फॉर्म में, ठीक है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में प्लेस कर दिया। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है E डॉट ए वो एप्लीकेबल है फ्लैट सरफेस के लिए। मैं अगेन रिपीट कर दूं, E डॉट ए एप्लीकेबल है सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए, सीधी सरफेस के लिए, जिस तरह उस दिन हमने एग्जांपल ली थी बुक की, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सरफेस फ्लैट नहीं है, तो फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे पीसीस, लेट्स सपोज n पीसीस किए, हर एक का एरिया आप ले लेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन डेल्टा AN। यहाँ पे डेल्टा मैं लिखना भूल गया हूँ, डेल्टा यहाँ पे शो कर रहा है उसकी मतलब साइज को, छोटे को। अब क्या करेंगे, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ए वो हर सरफेस पे अलग अलग अप्लाई किया और एंड में टोटल फाइंड करने के लिए सबको जमा कर दिया। अब कंसेप्ट आएगा आपके दो, नंबर 1 थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, नंबर 2 इंटेंसिटी की। थीटा हमने देखने के लिए आपका कोई भी पैच ले लो आप, E और A हमेशा आउटवर्ड होंगे, पैरेलल होंगे, तो थीटा 0 cos 0 सबके लिए क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, चार्ज रखा था सेंटर पे और सेंटर से आपकी जो स्फीयर है उसकी बाउंड्री का फासला क्या होगा, बराबर। जब R बराबर होगा तो जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड ही R पे कर रही है, जब R ही बराबर हो गया तो E की वैल्यू सबके लिए क्या होगी बेटा, सेम, उसको हमने E ही पुट कर देना। क्लियर होगी बात? अब E कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। E की और एरिया की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसकी मदद से आप किसी भी क्लोज्ड बॉडी का फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे और उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा होगा, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। शेप पे डिपेंड क्यों नहीं करता वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। यानी कि चाहे आपके पास रेक्टेंगल की शेप में बॉडी है, चाहे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, या कोई भी रिजिड, कोई भी मतलब रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप में है, तो हम उसके अंदर खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्फीयर है। पहले उस जो फ्लक्स होगा हमारा वो स्फीयर से गुजरेगा और फिर आउटर बॉडी में से गुजरेगा। तो अगर उस स्फीयर का कैलकुलेट कर सकते हैं तो वही एक्चुअली आपकी बॉडी का फ्लक्स होगा। तो बस ये था आज का लेक्चर, आई होप समझ आ गई होगी। उसका आपने बस माइंड में रखना है इसकी इम्पोर्टेंस। अब जो हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे गज़िस का, वो यहीं से शुरू होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो कंक्लूजन है ना, वहीं से हमारा अगला लेक्चर शुरू होगा। और गज़िस लॉ की बहुत अहमियत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप इसको एक फंडामेंटल लॉ कह सकते हो। फिर भी अगर कोई बेटा कसर रह गई हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो फिर भी आप कमेंट करें मुझे। अच्छा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अगले लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।